वेलकम रजत सर। एक्चुअली ये आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत अलग होने वाला है, मुझे पता है, क्योंकि ऐसे इंडस्ट्री में जहाँ पे रियल इस्टेट में लोग एक वर्टिकल में काम करते हैं, पर आपका डिजिटल बाद में मैंडेट्स और पार्टनरशिप मॉडल्स, इतने अलग अलग मॉडल्स हैं। आज हमको बहुत सारी चीज़ें आपसे जाननी है, तो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। Thank you so much, Abhijit. Before we start off, I'd like to say kudos to you for actually starting these series of podcasts because यहाँ पे आप experiential learning provide कर रहे हैं and मैं भी आपका follower हूँ and I also keep seeing each and every podcast of yours. और हर एक पॉडकास्ट में कुछ ना कुछ लर्निंग है बिकॉज हर किसी रियलिटी की जर्नी डिफरेंट है. So somewhere down the line, you have taught us a lot. Thanks, so sir. congratulations. This learning is actually unparalleled. थैंक्स सर। Yeah. सर मुझे जानना एक्चुअली आपका करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी रियल इस्टेट में आने के पहले आप क्या करते थे, फिर रियल इस्टेट में कैसा आना हुआ, ये पूरा जर्नी कैसा था? Okay, अगर मैं एक if I tell you about my journey, basically see as a background मेरे पहले 20-21 साल तो आर्मी कैंटोनमेंट्स में थे because my dad was in the army. Okay. So मेरे डैड ब्रिगेडियर रिटायर हुए आर्मी से. So first 20-21 years I had no idea about what the civil life is. So जो भी था वो एक आर्मी का एनवायरनमेंट था. सो वही देखते थे, यूनिफॉर्म्स, डिसिप्लिन, कॉमरेडशिप एंड दैट काइंड ऑफ अ लाइफ जो एक लाइफ होती है एक आर्मी किड की. एंड तब तो एम बड़ा क्लियर था कि आर्मी में ही जाना है बिकॉज डैड ऑल्सो वांटेड दैट, और मुझे कुछ पता भी नहीं था तो जाना आर्मी में ही था. इन दी ड्यूरिंग माई स्कूलिंग नेचुरली क्या हुआ बिकॉज वी हैड फैसिलिटीज़, सो आई गॉट अ लॉट इन टू स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स खेलने लगा. स्पोर्ट्स खेलने की वजह से कुछ स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छा खेलने लगा. सो आई कुड रिप्रेजेंट द नेशनल्स इन लॉन टेनिस. एंड उस चक्कर में थोड़ा सा मुझे बाहर की दुनिया से थोड़ा रूबरू होने का मौका मिला. एंड आई रियलाइज देयर इज अ वर्ल्ड आउटसाइड ऑल्सो एंड देयर वर इनमेंस अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड. तो वहाँ जाके अचानक से दिमाग थोड़ा चेंज हो गया. एंड दैट इज़ वेयर आई डिसाइडेड कि नहीं, आर्मी में ज्वाइन नहीं करना है, समथिंग एल्स इज़ व्हाट आई नीड टू डू. क्या करना है वो नहीं मालूम था. एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑब्वियसली डैड मॉम ने पूछा भाई अगर आर्मी ज्वाइन नहीं करनी है तो क्या करना है, कुछ सोचा है? तो दिमाग में कुछ नहीं, कहते हैं कभी कभी माँ सरस्वती आपकी टंग पे ही होती है. तो कुछ दिमाग में तो था नहीं, तो बोला बिजनेस करूँगा. एंड मेरी पूरी फैमिली में किसी ने बिजनेस नहीं किया है, राइट. एवरीबडी इज मेजरली फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस बैकग्राउंड. सो आई सेड बिजनेस करूँगा. सो दे सेड ओके फाइन. सी दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव एंड कभी भी कोई भी डिसीजन के लिए ना नहीं बोला. तो स्पोर्ट्स में तो बात नहीं बनी बियॉन्ड अ लेवल, but then that is how I entered into the corporate life. Okay. So simple सी बात थी, I moved into my management studies. So मैंने अपना MDP IIM अहमदाबाद से किया. And I have worked with various corporates for the first 12 to 13 years of my life. So सब मल्टीनेशनल्स थी जिसमें काम किया. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. इट वॉज अ लवली टाइम. हर जगह सक्सेस मिली, हर जगह ग्रोथ मिली एंड इट वॉज अ वेरी नाइस रोजी टाइम दैट केप्ट गोइंग ऑन. सो इन टर्म्स ऑफ प्री रियल इस्टेट मेरा जो फील्ड था वो आई हैव वर्कड विद IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, NIT एप्टेक. आई हैव वर्कड विद इंश्योरेंस. So Aviva, I was there for almost 7 years. And I worked with Aegon Religare also. So comfortable 12-13 years of experience in the corporate sector. क्या बात. So ऐसा रहा before the real estate. और सर फिर रियल इस्टेट में आना कैसा हुआ? बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सिचुएशन था. एक नेचुरल सा फैक्ट होता है कि when you worked थोड़ा टाइम कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में हर एक के मन में आता है कि जब हम कंपनी के लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं और इतना एक्सपीरियंस है, एंड देन यू सी द नंबर्स कि आप इतना बड़े बड़े आप ब्रांचेस संभाल रहे हो, लोकेशंस मल्टी लोकेशन संभाल रहे हो, बिजनेस हो रहा है, तो यू फील व्हाई कांट यू डू दिस फॉर योरसेल्फ. एंड मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हर कोई जो कॉर्पोरेट लाइफ में काम कर रहा है उसके मन में 5-6 बार तो ये आता है कि मुझे अपना कुछ करना है, राइट. तो वो आता रहता था, बीच बीच में आता रहता था. कोलीग्स भी बीच बीच में बातें करते रहते हैं, कुछ करना है, वी मस्ट डू समथिंग और द अदर. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग व्हेन आपका करियर अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथ, कोई रीज़न नहीं कुछ आपको उसको डैमेज करने के लिए, तो लाइफ चलती रहती है, राइट. बट कुछ ऐसा हुआ आई थिंक 2011 में कि मैं हमेशा मेरा पूरा कॉर्पोरेट लाइफ पूना में ही रहा. एंड आई हैड वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड इन पूना. पेरेंट्स भी शिफ्ट हो गए थे पूना. आई गॉट मैरिड टू माई कॉलेज स्वीट हार्ट, सो वो भी मैं पूना में ही सेटल था. शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड.
एंड बेटी हो गई थी, स्कूल हो गया था उसका, यहाँ पे सब कुछ एवरीथिंग वाज डन, सो वी वेरी वेल प्लेस्ड हियर वर। एंड जैसे मैंने बताया, क्योंकि एक आर्मी लाइफ बैकग्राउंड था, तो हम हमेशा 2-3 साल में ना सिटी बदलते रहते थे। So ये ट्रांसफर होते थे। पहली सिटी थी जहाँ मैं इतने साल रुका था, एंड आई वाज लाइक दिस इज द सिटी आई वांट टू स्टे इन, यहाँ से नहीं जाना। कहते हैं ना कर्म भूमि होती है हाँ, कहीं हाँ, पे, हाँ। तो ये कर्म भूमि थी। सो आई सेड यहाँ से जाना नहीं है, आई हैव टू स्टे हेयर ओनली। एंड कुछ ऐसा हुआ कि आई हैड रीच्ड अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई कुड नॉट हैव बीन केप्ट इन पूना फॉर अ लॉन्गर टाइम। सो मेरी जो कंपनी थी उसने मेरे को ऑफर किया कि आपको हम हेड ऑफिस भेज देते हैं पवई में, और दे वर शिफ्टिंग माई प्रोफाइल टू अ ऑनलाइन प्रोफाइल। ओके, राइट, सो मैं सेल्स में था, हार्डकोर सेल्स में, हैंडलिंग टीम्स, डूइंग सेल्स, उसमें था। बट दे वर मूविंग इन, उस वक्त क्या था, ऑनलाइन थोड़ा बूम होने वाला बूम था। हो रहा हाँ, था। राइट, सो दे थॉट कि चलो ठीक है, एक डेजिग्नेशन आ रही है, मूव टू द ऑनलाइन प्रोफाइल, यू कैन टेक केयर ऑफ दैट प्रोफाइल, एंड ऑनलाइन इंश्योरेंस बेचेंगे। ओके, राइट, बट वो बूमिंग ही था, वी डिडंट नो उसका फ्यूचर में क्या होने वाला है। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शिफ्टिंग बेस फ्रॉम पूना वॉज नॉट मेकिंग सेंस टू मी। ओके, तो उस टाइम मैं एक्चुअली कहूँगा कि मेरी जर्नी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हैज़ बीन दैट पीपल अराउंड मी हैव बीन सपोर्टिव, फैमिली। तो मैंने घर में वाइफ को बोला कि भाई ऐसे ऐसा है, अभी मूव करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर सेइंग अब और नहीं, 1 महीना 2 महीना और खींचो, विल मूव यू टू पवई। कौन सा, बॉम्बे इज़ अ बिगर अपॉर्चुनिटी, कम टू मुंबई। दैट वाज द सिचुएशन, एंड आई सेड आई डोंट फील लाइक गोइंग, एंड शी ऑल्सो सेड आई डोंट फील लाइक गोइंग। मेरा पेरेंट्स भी आ गए, पूना शिफ्ट हो गए पूरा बिकॉज ऑफ आज, तो मूव क्यों करें। एंड आई सेड, so she said what can you do, look around for more jobs। अब उस टाइम पे उस पैकेज में पूना में तो कोई जॉब देने नहीं वाला था। तो उस टाइम पे जो अपना वो जो 5-6 साल का छोटा छोटा कीड़ा था ना कि सपना था अपना कुछ छोटा-छोटा। करना है, तो मैंने बोला यार यही मौका है, मतलब ये भगवान एक इंडिकेशन दे रहे हैं, यही मौका है कि कुछ चालू करके ट्राई करते क्या हैं। बात। अगर पास हो गए तो वेरी गुड, अगर पास नहीं हुए तो अगली बार कोई कंपनी बोलेगी टिम्बकटू जाना है, बैग पैक करेंगे, टिम्बकटू चले जाएंगे, सोचेंगे नहीं। सही राइट, है। सो दैट वाज व्हाट वी हैड डिसाइडेड, एंड शी वाज वेरी वेरी सपोर्टिव, एंड शी सेड लेट्स डू इट, कर लो, स्टार्ट करो। क्या बात। ऐसे करते हैं। फिर तो दिमाग में आ गया कि चलो अभी नेक्स्ट लेवल है कि अपना कुछ चालू करना है एंड देखना है क्या होता है। सो दैट इज हाउ आई केम इनटू रियल एस्टेट। क्या बात है। तो पहला जो ब्रेक था या फिर स्टार्ट कहाँ से हुआ, यानी वो अपॉर्चुनिटी, आज मेरा पहला दिन रियल एस्टेट का, तो कहाँ से शुरुआत की? सो क्या था, लकीली व्हाट हैपेंड, दिमाग में आइडियाज़ तो चल ही रहे थे। मेरा एक दिमाग में आइडिया था और मैंने इनके बिजनेस प्लान्स बना के रखे हुए थे पूरे के पूरे। ओके। तो पूरी स्ट्रैटेजी, बिजनेस प्लान में बैठ के इन सबको अपने लैपटॉप में सेव करके रखता था कि ऐसा कुछ बिजनेस करेंगे कभी तो ज़िंदगी में। सो एक प्लान था टुवर्ड्स एजुकेशन सेक्टर। ओके। क्योंकि मैंने फ्रेंचाइजिंग किया था, आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाए थे, तो एक मेरा वो एक्सपीरियंस था। दूसरा मेरा एक्सपीरियंस था इंश्योरेंस का। ओके। तो दूसरा प्लान मेरा था कि कोई ऐसा एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल क्रिएट किया जाए जिसके थ्रू कोई एक अच्छा प्रोडक्ट बेच सके जिसमें मार्जिन्स अच्छे हों। राइट, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तो पहले भी चलाया ही था, थाउजेंड्स ऑफ एजेंट्स वी वर हैंडलिंग। सो कोई ऐसा मॉडल जिसमें ये इंश्योरेंस ना बेचें, ये मे बी टेलीकॉम ना बेचें, मे बी कुछ और बेचें जिसमें रिक्वायरमेंट हो मार्केट में, पुश प्रोडक्ट ना हो, नीड प्रोडक्ट हो, और जिसमें पर डील मार्जिन अच्छा निकले। तो वो भी मैंने सोच रखा था, क्योंकि जब हम लोग कॉर्पोरेट लाइफ में थे तो कॉर्पोरेट लाइफ का एक टिपिकल सा एक आप देखोगे कि मैनेजमेंट्स में क्या होता है, इवनिंग पार्टीज़ में या जब फ्री टाइम होता है तो एक ही डिस्कशन हो रहा होता है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, रियल एस्टेट का डिस्कशन हो रहा होता है। तो हम लोग के पास जब भी टाइम होता था, हम लोग जितना भी कर सकते थे, हमने अपने करियर में एक एक करके प्रॉपर्टी बनानी शुरू कर दी थी। सो बिकॉज लोन्स ईजिली अवेलेबल थे सैलरीज के ऊपर, तो हमने प्रॉपर्टीज़ बनानी शुरू कर दी थी। अब जब हम प्रॉपर्टी बना रहे थे तो ये रियलाइज़ होता था सपोर्ट सिस्टम वॉज एज गुड एज निग्लिजिबल। मैं बात कर रहा हूँ 2000, आप पकड़ लो 1998 से लेके 2010-2011 तक सपोर्ट सिस्टम कोई था ही नहीं। इंटरनेट पे भी आपको ज़्यादा प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के बारे में कोई एवेन्यू नहीं था। न्यूज़पेपर ऐड आया करते थे, होर्डिंग लगे होते थे, वो भी क्लासिफाइड ऐड आते थे, और कभी कभी एक बड़ा ऐड रिलीज हो जाता था। सो दे वर नो एवेन्यूज एज सच। तो हम बड़ी मुश्किल से कहीं से ऑप्शन निकाल के, लिटरली हम लोग मतलब किसी दिन डिसाइड करते थे आज संडे है, तो 3 कोलीग्स मिलके डिसाइड करते थे आप प्लॉट लेना है हमें, तो हम डिसाइड करते थे चलो एक ही कार में जाएंगे, कहीं तो भी दूर 50-60 किलोमीटर घूम के आएंगे, कहीं तो कुछ दिखेगा प्लॉट। और हमने ऐसे करके प्रॉपर्टीज़ खरीदी। एक आधी दफ़ा गलत प्रॉपर्टी में भी फंसे बिकॉज हमें कुछ नॉलेज नहीं था, तो फंस के फिर उसमें से एग्जिट हुए, और ऑल दैट हैपेंड। सो आई न्यू दैट देयर वाज अ ह्यूज गैप इन प्रोफेशनलाइजिंग दी व्हाट डू यू से दी प्रोसेस ऑफ रियल एस्टेट सेल्स। एक तरफ एक बिल्डर था जिसको बनाना आता था,
लेकिन क्योंकि अब उसकी प्रॉपर्टी आउटर स्कर्ट्स में आ रही थी, वहाँ पे डेवलपर डिड नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड, सो ही डिडंट नो हाउ टू टच बेस विद द क्लाइंट्स. ऑन द अदर हैंड देवर रेगुलर ब्रोकर्स एंड एजेंट्स ऑपरेटिंग इन द मार्केट जो कोर एरियाज में रीसेल और रेंटल किया करते थे. उनको न्यू प्रॉपर्टीज़ में जाने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, सो कोई हेल्प करने के लिए था ही नहीं. प्लस आपने देखा होगा उस टाइम पे इतने एजुकेटेड और प्रोफेशनल लोग नहीं आ पा रहे थे इस इंडस्ट्री में, राइट. जिस वजह से कोई भी एक कॉर्पोरेट सेक्टर का जो एम्प्लॉई है जिसको आदत है बेस्ट ऑफ द बैंक में जाने की, बेस्ट ऑफ द मॉल में शॉपिंग करने की, वो चाहता था कि यार कोई ऐसा मेरे साथ आए जो मेरे से ज़्यादा नॉलेजेबल हो रियल एस्टेट में और मुझे गाइड कर सके. सो ये गैप तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये गैप है. सो व्हाट आई डिसाइडेड इज़ कि ये गैप को बेसिकली कवर करना है. तो ब्लूप्रिंट माइंड में पूरा था, ऐसा नहीं था कि बिना सोचे समझे किया. ब्लूप्रिंट पूरा तैयार था, इसमें आगे कैसे बढ़ेंगे थॉट भी पूरा तैयार था. और मेरे रिज़ाइन करने के बाद जो मेरा नोटिस पीरियड था, उस पीरियड में हमारा कंपनी फॉर्मेशन, राइट, आर कॉन्स्टलेशन प्राइवेट लिमिटेड, हमारा टीम, हमारा ऑफिस, हमारे टाइप्स, ये सब कुछ हमने कर लिया था. सो द डे वी स्टार्टेड एंड आई स्टिल रिमेंबर इट वाज गुड़ी पाड़वा. ओके, गुड़ी पाड़वा के दिन हमने स्टार्ट किया था, ऑस्पिशियस डे पे चालू किया था. और एक्चुअली स्पीकिंग तब भी मेरे 7 दिन बचे थे नोटिस के. तो गुड़ी पाड़वा के दिन में स्टार्ट किया था, वे बैक ऑलमोस्ट अबाउट 14 years बैक. एंड इंटरेस्टिंगली द फर्स्ट टीम दैट वी हैड वर पीपल हु वर फ्रॉम माई टीम ओनली इन इंश्योरेंस सेक्टर. क्या बात है. सो जो हमारे पहले 8-10 लोग थे, वो 10 लोग वो थे जो मेरे साथ काम कर चुके थे या तो रेलियर में या अवीवा में. तो इनको इंश्योरेंस बेचना आता था. इन्होंने बोला आप नया प्रोडक्ट बेच रहे हो, हमें भी साथ ले लो, हम भी चलते हैं. सही है. तो एक पूरी टीम भी इकट्ठी हो गई. मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे साथ अवीवा में थे राजेश जी, राइट. तो 1 साल हमने काम किया अवीवा में. सो राजेश जी बिकेम माई पार्टनर इन दिस पर्टिकुलर वेंचर. सो दैट इज़ हाउ पूरा एक जिसे कहते हैं ना एक फैमिली टाइप का ग्रुप ही क्रिएट हो गया. एंड वी स्टार्टेड ऑफ. और क्योंकि हमने ज़ीरो से ही स्टार्ट करना था, हर चीज़ ही एक सक्सेस थी वहाँ पे. मतलब आपको सच बोलूँ तो हमने पहली अपॉइंटमेंट करी अपनी, फर्स्ट अपॉइंटमेंट, एंड द थर्ड डे वी क्लोज द डील. क्या बात है. फर्स्ट डील भी इमीडिएटली क्लोज. फर्स्ट डील. और वहाँ क्लोज की जब हमारा टाइम नहीं था. ओके. क्लाइंट ने ही बताया आफ्टर सीइंग आवर सर्विस, क्लाइंट ने ही बोला कि यार वो भी एक प्रोजेक्ट है, वो है आपके पास. तो हमने बोला 1 दिन दे दो, आ जाएगा. दूसरे दिन गए, टाइप किया वहाँ पे और जाके बुकिंग की. और बुकिंग होने के बाद बहुत अच्छी क्लाइंट के साथ बहुत अच्छा रिलेशन डेवलप हो गया. क्लाइंट ने बोला मेरा बॉस है, मेरे बॉस को भी चाहिए, वहीं दिला दो. तीसरे चौथे दिन बॉस को मिले, उन्होंने भी वहीं पे बुकिंग कर ली. तो वी वर लाइक हम जिंदगी में आज तक कर क्या रहे थे. लाइन तो ये है कि यहाँ तो शुरू होते ही आप एकदम बैटिंग आपकी चालू हो गई है. सो इट वॉज वेरी वेरी स्मूथ दैट वे. सो इट स्टार्टेड ऑफ. और हमें एक बेसिक बैकग्राउंड तो हमारा था ही. टीम मैनेजमेंट हमें आती थी, टाई अप हमने थोड़े थोड़े कर लिए थे. हमें मालूम था एक लीड जनरेशन करनी है, और लीड जनरेशन के ऊपर एक कॉलिंग भी हमें मालूम ही थी कैसे करनी है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हमारी कंपनी का क्रक्स रहा है, जो मैं एक्चुअली अपने चैनल पार्टनर्स को भी एडवाइस हमेशा करूँगा, फेलो पार्टनर्स का, कि हमारा क्रक्स डे 1 से ये रहा है कि कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच रखनी है. ओके. राइट. सो कभी भी हमारा एम ये नहीं था कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी तुम वही बेचेंगे. अप्रोच बहुत सिंपल था. कस्टमर के पास जाएंगे, उसकी रिक्वायरमेंट अच्छे से समझेंगे, और समझने के बाद उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहे हफ्ता लग जाए हमें प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई करने में, उसको प्रोजेक्ट्स दिखाएंगे, अच्छा रेट दिलाएंगे, और हैप्पीली वो प्रोडक्ट क्लोज करेंगे. तो हमेशा एडवाइजरी अप्रोच रही है, नॉट अ पुश सेल अप्रोच एवर. एंड दैट्स रियली हेल्प्ड अस. दैट्स व्हाई प्रॉब्ली वी आर हियर टिल डेट. आपका जो मॉडल था उस वक्त में भी, हम भी जब रियल एस्टेट में उस वक्त आपको देखते थे वो टाइम में, तो आपका मॉडल यूनिक था. करेक्ट. आपका पार्टनरशिप मॉडल था. करेक्ट. तो ये मॉडल बहुत सारे लोग ट्राई नहीं करते थे. कुछ फियर्स थे उनके, कुछ चीजें थी. आपको ये ख्याल कैसा आया कि पार्टनरशिप मॉडल में जाते हैं? और इसको आपने कुछ नाम भी रखा था, आरपीएम, आर कॉन्स्टलेशन पार्टनरशिप मॉडल. तो ये इसके बारे में कुछ हमें डिटेल बताइए. ये इसमें 2 चीज़ें थी. पहली चीज़ थी दैट प्रॉब्ली एक मजबूरी भी थी, और दूसरी चीज़ थी एक क्लियर कट थॉट प्रोसेस भी था. सो व्हेन वी वर स्टार्टिंग अ बिजनेस, ऑब्वियसली आप जब कॉर्पोरेट लाइफ से निकलते हो, आपके पास एक बैकअप होता है. आप सारा बैकअप लगा देना नहीं चाहते हो. आप चाहते हो कि आपका 1-2 साल का आपके पास फंड्स अवेलेबल हो. सो उस टाइम पे टू टेक द रिस्क ऑफ हायरिंग अबाउट 30-40 पीपल ऑन अ सैलरी एंड नॉट नोइंग कि बिजनेस कैसे होगा, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग था.
सो व्हाट वी वांटेड कि डिप टेस्ट कर लेते हैं, ओके ये समझ लेते हैं कि रियल एस्टेट हम बेच पाएंगे कि नहीं, राइट। इट्स अ न्यू लाइन फॉर अस, न्यू सेक्टर फॉर अस। आज तक हमने खरीदी है, बेची कभी नहीं है, सो इट्स अ न्यू सेक्टर फॉर अस। दूसरी चीज़ ये थी कि व्हाट वी रियलाइज्ड इज कि अगर हम हायर करते भी हैं तो हमारे को फ्रेश MBAs मिलेंगे इस काम के लिए, और फ्रेश MBAs मिलेंगे तो नेचुरल सी बात है, सेल्स का प्रोफाइल है, उनकी लॉन्गेटिविटी ज़्यादा नहीं है। वो मे बी उनको ये लाइन पसंद आएगी, मे बी नहीं आएगी, 6 महीने टिकेंगे, 10 महीने टिकेंगे, 1 साल टिकेंगे, वी डोंट नो। हमारा प्लान बड़ा सिंपल था कि ये होना चाहिए एडवाइजरी मॉडल। इट शुड एक्चुअली फिल इन द गैप बिटवीन द डेवलपर एंड द कस्टमर। तो अगर मेरे लोग 6-6, 8-8 महीने, 10 महीने में छोड़ के चले जाएंगे तो मेरे को वो कस्टमर का बेस मेरे साथ कैसे मैं जोड़ूंगा, सही है राइट। क्योंकि हमारा एम था कि कस्टमर एक बार हमारे साथ जुड़ा तो हमें एक चीज़ मालूम थी, हमने अपना देखा था कि अगर एक IT सेक्टर में या एक कोई आदमी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या कोई भी बिजनेसमैन भी अपनी लाइफ स्पैन में अगर वो ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहा अपने करियर में तो आपसे वो 3 से 4 प्रॉपर्टी खरीदेगा। सही है सो अगर आपने उसको छोड़ दिया तो आपने अगली 3 प्रॉपर्टी जो आपके पास आने वाली थी वो आपके हाथ से निकल गई। और अगर वो आपके एग्जीक्यूटिव के हाथ में है जो 6-8 महीने में छोड़ने वाला है तो आपका कभी भी बॉन्ड कस्टमर के साथ डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। तो हमें रियलाइज़ ये हुआ कि वी नीड पीपल हु आर मैच्योर, जिनके पास लाइफ का एक्सपीरियंस है, जिनको एक्चुअली सेल्स आता है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट आता है। और हमें रियलाइज़ हुआ कि ये लोग जो होंगे वो नॉर्मली इनकी एज ब्रैकेट होगी 30, 35, 40, 45, मे बी 50, 55 ऑल्सो। ओके हाईएस्ट क्या था आपने पास? हमारे पास जो हाईएस्ट एज था वो अराउंड 67 था, क्या बात है, राइट। आज भी है, अरे वाह। हाँ, अभी 67 से और भी बढ़िया। 70 समथिंग नाउ। तो अभी भी उनमें स्पिरिट है काम करने की। सो लिटरली हमारे जितने भी लोग थे वो आप पकड़ लीजिए फ्रॉम द एज ब्रैकेट ऑफ अबाउट 30 टू एज आई सेड 67 का एज ब्रैकेट था, विच मीन्स इनको लाइफ का एक्सपीरियंस था, इनको कस्टमर हैंडलिंग मालूम था, ये कस्टमर के साथ सिर्फ रियल एस्टेट नहीं किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते थे, एंड येस दे वर मैच्योर पीपल, राइट। एंड जब एक कस्टमर आता है 30-35 साल का बुकिंग करने के लिए तो ट्रस्ट में आपने भी महसूस किया होगा उसकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं होता है। सही है ना पेरेंट्स होते हैं, बिकॉज पेरेंट्स बोलते हैं बेटा तुम्हारी मर्जी है, EMI हैंडल कर लोगे कर लो, वी आर देयर विद यू। ब्रदर बोलता है योर चॉइस, वाइफ सेज इफ यू डोंट कट माई एक्सपेंसेस एंड यू बुकिंग इट इट्स ओके, ठीक है। तो मैंने ऐसा हाल देखा है जब कस्टमर चेक साइन करने लगे हाथ कांपने लग जाते हैं। मैंने एक्चुअली ये सिनेरियो देखा है। हमने एक क्लाइंट है जो हाथ कांप रहे थे, हमने उनको बोला आज मत साइन करो, पानी पियो, घर जाओ, हम घर से चेक आपका पिकअप कराएंगे। लिटरली हमने देखा है। और जब मैंने उससे पूछा क्या हुआ, व्हाई आर यू सो अफ्रेड, तो ही सेड दिस इज द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। और इस वक्त मेरे पेरेंट्स मेरे गाँव में हैं, मैरिड था नहीं वो, जस्ट एंगेजमेंट हुई थी। ही सेड इन दिस बिगेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ व्हेन आई एम साइनिंग अ चेक एंड आई नो मैं एक 60 लाख की प्रॉपर्टी ले रहा हूँ तो मुझे बहुत वो एक एंग्जाइटी हो रही है। तो वी एक्चुअली सेंड हिम बैक। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज इस वक्त अगर कोई एक सीनियर पर्सन उसके साथ होता है तो वो मैंने ये देखा है रियल एस्टेट में, अ क्लाइंट नीड्स अ पर्सन जो उसके कंधे पे हाथ रख के बोले डोंट वरी, आई हैव ब्रॉट यू टू द राइट प्रॉपर्टी, हैव ट्रस्ट, हैव फेथ, द डेवलपर इज़ गुड, यहाँ पोजीशन टाइम पे मिल जाएगा, अच्छी प्रॉपर्टी है, मैं आपके साथ हूँ टिल पोजेशन। क्या बात है, अगर आपने ये कह दिया और उसको उम्मीद दिखा दी, क्लाइंट डेफिनेटली बुक करता है। सही है सही है। ये So- ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये आज के नए नए रियल्टर्स को यही जानना है। तो हमारे जो गेस्ट है वो हम भी इसी चुन के गेस्ट लाते हैं कि हमारे हमारे जितने भी व्यूअर्स है उनको इसमें से नॉलेज मिले। ये एक्सपीरियंस कोई शेयर नहीं करता आज, कोई इंडस्ट्री में कोई इतना डीप में जाके किसी के फायदे के लिए या किसी के इसके लिए कोई बताता नहीं है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आज ये पॉसिबल हुआ और ये प्लेटफॉर्म आपने क्रिएट किया है। एंड एक्चुअली मैं आपको इस बिफोर द पॉडकास्ट बोल ही रहा था कि इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी इस फील्ड में सक्सेस हो गए हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस इकोसिस्टम को एक्चुअली बढ़ाना। Great. क्योंकि हम व्हाट डू यू से आइसोलेशन में हम ग्रो नहीं कर सकते। अगर हमारा पूरा का पूरा इकोसिस्टम ग्रो करेगा तभी हम फर्दर ग्रो करेंगे, वरना हम स्टैग्नेट कर जाएंगे। सो प्रॉब्ली यू हैव अ बिग रोल टू प्ले इन दैट। आपका जो मैंडेट के वक्त डेवलपर का सिलेक्शन होता है तो उसमें कुछ पैरामीटर्स आपने फिक्स किए कि ये पैरामीटर्स तो बेसिकली डेवलपर में चाहिए ही? मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि हम पहले से बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होके जाते हैं। Okay. तो टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अभी तक हमें जितने मैंडेट्स मिल रहे हैं उसके लिए हम कोई भी फील्ड एक्टिविटी नहीं करी हमने। Okay. तो हमें जितने मैंडेट्स मिल रहे हैं वो सारे के सारे रेफरेंसिंग से ही आ रहे हैं। Okay. बिकॉज जब आप एक जगह एक डेवलपर के लिए अच्छा काम करते हो तो उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स आपको मिलने ही है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। इनफैक्ट आने वाले प्रोजेक्ट्स में आप इन्वॉल्व हो जाते हो, प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग से लेके उसकी प्लानिंग में पूरा आप इन्वॉल्व हो जाते हो। Great. तो वो प्रोजेक्ट तो आपके पास आने ही, आपने अच्छा काम किया तो आएंगे ही आएंगे प्रोजेक्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट।
एंड प्लस एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है डेवलपर के साथ, प्लस डेवलपर के जो आपके रेफरेंसेस होते हैं वो भी आपके पास आने लग जाते हैं। एंड जिस लोकेशन में आप प्रोजेक्ट सेल कर रहे हो उस लोकेशन में जो नए डेवलपर्स आ रहे हैं वो भी पता करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट यहाँ अच्छा बिक रहा है और कौन बेच रहा है। सही है। तो कहीं ना कहीं रेफरेंसिंग से आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। बट मैंडेट प्रोजेक्ट में सिलेक्शन क्राइटेरिया में डेवलपर का नहीं बोलूँगा। डेवलपर तो टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, एवरी डेवलपर वी वर्क फॉर हैज़ बीन अ वेरी जेन्युइन पर्सन, राइट? बिकॉज हम तो सिर्फ एक सेल्स का काम कर रहे हैं, लेकिन डेवलपर्स बहुत सारी चीज़ें करते हैं। Yes. उनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होता है बहुत पहले से, कई तो सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन डेवलपर्स हैं, और उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और जो उनकी प्लानिंग है उनका लेवल बहुत अच्छा है। और आजकल न्यू जनरेशन आ गई है, वो तो बहुत ही प्लानिंग से आगे बढ़ रहे हैं। सो उसमें कोई इशू नहीं आता है। सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो प्रोडक्ट है जो अगर ऑलरेडी डिज़ाइन हो चुका है तो वो प्रोडक्ट आपको लगता है कि नहीं, आप बाय इन करते हो उस प्रोडक्ट को नहीं कि नहीं, आपको लगता है कि नहीं कि क्लाइंट ये प्रोजेक्ट खरीदेगा। नंबर 2, जो प्राइसिंग सोची है या जो लेआउट है या जो एमिनिटीज़ प्लान करी है वो मार्केट के रिलेटेड है कि नहीं। सही है। अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट में कुछ कमियां हैं और प्रोडक्ट लॉन्च की स्टेज में ही है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सिट विद द डेवलपर एंड गाइड द डेवलपर ऑन मेकिंग एनी चेंजेस दैट नीड टू बी मेड। चाहे उसमें वो प्रोजेक्ट का लॉन्च डिले हो जाए 1-2 महीने से, 3 महीने से, 6 महीने से, चलता है। क्योंकि प्लानिंग स्टेज अगर गलत चली गई तो प्रोजेक्ट का मूवमेंट कोई भी मैंडेट कंपनी या कोई भी सेल्स के कितने बड़े वो कैलिबर रखने वाले लोग क्यों ना हो, नहीं मूवमेंट कर सकते उसका वो। सो बहुत ज़रूरी है कि प्रोडक्ट को समझना, उसके आसपास के मार्केट को समझना, प्राइसिंग को समझना, राइट, एंड इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कैसे किया जाएगा वो समझना, प्लस वहाँ का चैनल पार्टनर मार्केट कैसे आप एग्रीगेट करोगे वो भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड येस, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इतनी सारी मीटिंग्स में आपको समझ आता है कि आपकी ट्यूनिंग डेवलपर के साथ कैसी है, राइट? वो आपको समझते हैं कि नहीं, आप उनको समझते हो कि नहीं, एंड ट्रस्ट लेवल आप दोनों में होना ही चाहिए। देयर हैज़ टू बी अ ट्रस्ट लेवल। ग्रेट। आंख बंद करके ट्रस्ट लेवल होना चाहिए। एज ए मैंडेट कंपनी मुझे लगना ही नहीं चाहिए कि मैंने प्रोजेक्ट मैंडेट पे लिया है। एज ए मैंडेट कंपनी आई एम द ओनर ऑफ द प्रोडक्ट। सो मुझे मालूम होना चाहिए कि प्रोजेक्ट की मुझे कहाँ तक मुझे इसकी प्राइसिंग लेके जानी है ताकि द डेवलपर मेक्स अ डिसेंट मनी आउट ऑफ इट, वरना इट इज़ नॉट वर्केबल। सो वी नेवर प्रमोट अ पॉलिसी वेयर हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट बेचने की कोशिश करें जहाँ हम बोलें कि नहीं रेट बहुत ही कम कर दो और ये जल्दी बिक जाएगा। नहीं, इनिशियल लेवल पे ऑब्वियसली एक अट्रैक्टिव रेट दो, देन धीरे धीरे आप उसको लैडर सिस्टम से बढ़ाओ और एक टीम इतनी स्ट्रांग वहाँ क्रिएट करो और चैनल पार्टनर कनेक्ट इतना स्ट्रांग क्रिएट करो कि जब वो लास्ट के फ्लैट बचते हैं, लास्ट के 100 ऑड फ्लैट बचते हैं, तब भी वो प्रोडक्ट उसकी रिक्वायर्ड रेट पे बिक सके। क्योंकि अगर आखिरी के 100 फ्लैट या 50 फ्लैट जो भी हैं अपने रिक्वायर्ड रेट से नहीं बिका, सो डेवलपर का मैथमेटिक्स पूरा ख़राब हो जाता है, पूरा ख़राब हो जाता है, और वो 4-5 साल की पूरी मेहनत एकदम देखा जाए तो एज गुड एज निग्लेजिबल हो जाती है ना। सो ये समझना बहुत ज़रूरी है डेवलपर के साथ। सो आई विल बी ऑनेस्ट, रादर देन सिलेक्शन ऑफ अ डेवलपर आई वुड से सिलेक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी लोकेशन, उसका लेआउट, उसकी प्राइसिंग जो वो सोच रहे हैं, और उसकी डिलीवरी टाइम फ्रेम जो वो सोच रहे हैं, उसका एक्सेस, फ्यूचर एक्सेस, बहुत सारी चीज़ें जो देखनी पड़ती हैं। देयर आर many times when we meet developers और हमें एक्चुअली रिग्रेट देना पड़ता है, और रिग्रेट देने का रीज़न भी बताना पड़ता है, और हम वो प्रोडक्ट नहीं करते हैं बिकॉज जहाँ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। सही बात है। कहते हैं ना, आपको पिच दिख रही है कि पिच अच्छी नहीं है तो वहाँ बैटिंग करने मत जाओ। इट इज़ वाइजर नॉट टू बैट ओवर देयर। सो आपको पिच समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही है। आपने रियल इस्टेट में जितने चैनल पार्टनर्स हैं उनके लिए भी नए नए कुछ और एक्सपेरिमेंट किए, नए नए कुछ मॉडल्स लाए। तो अभी एक आपका नया मॉडल है टुगेदर। Yes, उसमें आप बहुत सारे रियल्टर्स को एजुकेट कर रहे हैं उनको, और बहुत सारे चीज़ों में इवॉल्व करके उनसे बेटर पोटेंशियल निकल रहे हैं। तो एग्जैक्टली टुगेदर ये फॉर्मेशन क्या था, क्यों था, और इसकी क्या ज़रूरत थी मार्केट में, और आने वाले दिनों में टुगेदर क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा मार्केट की? करेक्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, बिकॉज जिसे कहते हैं ना, दिस इज़ माई न्यू बेबी। सो जब नया बेबी होता है तो उसको ग्रो कराना बड़ा ज़रूरी होता है। सो टुगेदर डिजिटेक रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है। बेसिकली जब रिटेल में हैं हम, उसके बाद मैंडेट में भी हैं हम,
मैंडेट में आने के बाद स्पेशली मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ चैनल पार्टनर्स के साथ, राइट। मैंडेट में बहुत चैनल पार्टनर के साथ इंटरेक्शन होता है बिकॉज आज की तारीख में जो हमारे मैंडेट प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ हम 70 to 80% सेल हमारी चैनल पार्टनर्स के थ्रू ही हो रही है। सो अलग अलग चैनल पार्टनर्स के साथ इंटरेक्शन बहुत रेगुलरली होने लगा, प्लस बीइंग प्रॉप मेंबर्स बोथ ऑफ अस, सो प्रॉप में भी बहुत सारे रियल्टर्स के साथ काफ़ी सारा एक्सपीरियंशियल शेयरिंग होना शुरू हुआ। तो व्हाट आई रियलाइज इज़ दैट जैसे मैंने बोला जो आप कर रहे हैं वही हम भी करना चाहते हैं कि इस इकोसिस्टम को अब डेवलप करना है। कहीं ना कहीं जो हमारा जिस चीज़ ने हमें आज यहाँ तक पहुँचाया है, जिस चीज़ की वजह से आज हमारा घर चल रहा है, जिस चीज़ की वजह से हम सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर भी बहुत ब्राइट होगा अगले 10, 15, 20 साल, तो उस एनवायरनमेंट को बेसिकली हमें एक अपलिफ्टमेंट तो देना है। एंड अनफॉर्चुनेटली पहले तो बहुत ही डिसऑर्गेनाइज था हमारा चैनल पार्टनर जो रियल्टर का वर्टिकल होता था, बहुत ही डिसऑर्गेनाइज था। रेरा के आने के बाद, एटलीस्ट एग्जामिनेशंस के बाद धीमे धीमे उसमें इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं, देयर इज नो डिनायल टू दैट, इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं, बट स्टिल देयर हैज़ टू बी समबडी जो पूना के लेवल पे इसको और प्रोफेशनलाइज करे, इसको और डेवलप करे, इसको बेसिकली टुगेदर लाए, राइट। बिकॉज जैसे मैंने बताया हमारी कंपनी के बारे में जो हमारा विजन था, आई पर्सनली वांट कि कोई भी आदमी जब इस रियल एस्टेट सेक्टर में एज अ कंसल्टेंट बन के आता है, एज अ रियलिटर बन के आता है, तो एक जेन्युइन डिज़ायर है कि जब कोई आ गया इसमें तो वो छोड़ के ना जाए, राइट। And recently we read that news in the paper that out of about 8,500 RERA registered channel partners, 33% backed off. They did not renew their RERA registration. It's a huge number. जब भी कोई आया वो किसी न किसी थॉट प्रोसेस से आया था, उसको हम जैसे लोगों को देख के लगा कि बड़ी अट्रैक्टिव लाइन है, यहाँ पे मैं भी अपनी ज़िंदगी बनाऊंगा, और वो यहाँ सेट होने आया था। कोई भी रियल एस्टेट में और खासकर एंटरप्रेन्योर बन के फेल होने नहीं आता है। बट इफ़ पीपल आर नॉट रिन्यूइंग देयर लाइसेंसेज मीन्स यहाँ पे मे बी एक सपोर्ट ग्रुप की कमी थी या अभी भी है, राइट। तो वो सपोर्ट ग्रुप क्रिएट करना है जो प्रॉप इन अ वे कर ही रहा है, राइट, ऑन अ ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, बट ऑन अ पर्सनल लेवल, ऑन अ कंपनी लेवल वी ऑल्सो हैव आवर ड्यूटी कि हम एक ऐसा सपोर्ट ग्रुप बनाएं जिसकी वजह से लोग यहाँ सक्सेसफुल हों। तो मेरी एडवाइस किसी को भी जो आ चुका है रियल एस्टेट में वो ये है कि इससे अच्छा सेक्टर मार्केट में है नहीं, राइट। इससे ज़्यादा आप बढ़िया अपनी ग्रोथ एंड इवन आई यूज़ द वर्ड मनी ऑल्सो, आप इससे ज़्यादा किसी और सेक्टर में विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं कमा सकते हैं, राइट। अब इसमें सक्सेसफुल होना है तो आपने बस राइट वे में काम करना है, राइट। और राइट वे क्या है, जो हमारी कंपनी का मोटो था, राइट वे वही है इंडिविजुअल के लिए भी। एक एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि हम इंश्योरेंस से आते हैं। इंश्योरेंस इज़ अ बिजनेस वेयर वी रियलाइज्ड दैट कोई भी ऐसा बिजनेस करो जहाँ रिन्यूएबिलिटी हो, क्योंकि इंश्योरेंस में क्या होता है और म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, इंश्योरेंस में एक आदमी अपने 10-15 साल में 500 पॉलिसियाँ बेच बैठता है, एंड म्यूचुअल फंड में एक आदमी 10-15 साल में 100 करोड़ का AUM बना के बैठ जाता है, राइट। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी आगे की ज़िंदगी उसको रिन्यूएबिलिटी का कमीशन आता है। सही है। तो जहाँ किसी का 100 करोड़ का AUM हो गया तो वो घर बैठ के उसको रिन्यूएबिलिटी आती है, प्लस वो अपना उसको क्रॉस सेलिंग भी कर सकता है उसी ऑडियंस को, बिकॉज वो ऑडियंस आपको ट्रस्ट कर रही है। इंश्योरेंस में भी यही होता था, बड़े बड़े लोग हैं, एजेंट्स, MDRT एजेंट्स हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी ज़िंदगी चलती रहेगी बिकॉज उनको बिजनेस मिलता रहेगा। उन्होंने वो टाइम में बना के रखा है, अभी वो उसके फ्रूट्स ले रहे हैं। यस। तो मैं अपने फेलो रियल्टर्स को यही बोलना चाहता हूँ कि रियल एस्टेट भी एक्चुअली इसमें भी एक रिन्यूएबिलिटी है, और वो रिन्यूएबिलिटी ये है कि आप अगर एक क्लाइंट को अच्छे से 5 से 7 या 10 प्रॉपर्टी दिखाएंगे, आप उसके फैमिली रियलिटर बन जाएंगे, आप उसको आगे भी सर्विस देते रहेंगे उसके प्रॉपर्टी के पोजीशन तक, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको 4 प्रॉपर्टी वो क्लाइंट आपसे खरीदेगा। क्या बात है। विच मीन्स अगर कोई भी रियलिटर आया है इस इंडस्ट्री में तो उसको ये सोचना चाहिए कि मुझे अपने पहले 100 कस्टमर्स कलेक्ट करने हैं। सो इट्स अ गेम ऑफ फर्स्ट 100 कस्टमर्स। यू मे डू इट इन 5 years, you may take 7 years to do it, you are slow, you may take 10 years to do it, no problems। आप अपने पहले 100 कस्टमर्स कलेक्ट कर लो, उसके बाद मैं आपको अश्योर करता हूँ आपको लीड जनरेशन के लिए 1 रुपया कहीं नहीं खर्चना पड़ेगा, बिकॉज आपके 100 कस्टमर्स आपसे
और 300 प्रॉपर्टी लेने वाले हैं और उनके रेफरेंसेस आपसे और 300 प्रॉपर्टी लेने वाले हैं, उसमें तो ज़िंदगी निकल जाएगी सही बात। बेचते बेचते। और आज जो हमारे दिग्गज रियलिटर्स हैं जिनको हम सब जानते हैं पर्सनली, जिनको आज 30-30 साल हो गए रियल एस्टेट सेक्टर में, आज उनको बैठे बैठे बिजनेस आता है, रेगुलर बिजनेस आ रहा है। रेगुलर बिजनेस आता है। जिसने उनसे प्रॉपर्टी ली थी उसकी वो सेल करते हैं, सेल करने के बाद री इन्वेस्ट करते हैं, री इन्वेस्ट करने के बाद मे बी रेंट पे भी चढ़ाते हैं। सो कांस्टेंट चालू रहता है कांस्टेंट उनका। चालू है ना, दे डोंट नीड एनीथिंग एल्स टू डू. So that is what is my personal advice to every realtor who's listening to this podcast, that please look at this as a long-term relationship with this sector. Please treat the client as a client who's going to be there with you for the next 20-30 years of your life. And most importantly, उसको कहीं भी, जिसे कहते हैं ना, झटका सेलिंग मत करो, राइट एडवाइस दो। प्रोजेक्ट अच्छा है, उसकी नीड के हिसाब से बिल्डर अच्छा है, आपको खुद लगता है डिलीवरी मिल जाएगी, आपको लगता है आपके पास इन्वेस्टमेंट करना होता तो आप ये लेते, तो उसको वही प्रोडक्ट दो, क्योंकि प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं है ना, 1500 प्रोजेक्ट्स आर देयर, कमी नहीं है। आपने आपके इनिशियल डेज में बहुत सारे ऐसे मॉडल्स क्रिएट किए, वैसे आपका वन ऑफ द मॉडल्स था आपका डिजिटल मार्केटिंग की भी Yes, एक आपकी एक इंडिपेंडेंट वर्टिकल है आपका। Correct. तो ये प्रीवियसली आज के दिनों में जो डिजिटल का स्टेज है और आपने इतने सालों से देखा है, अभी ये डिजिटल मार्केटिंग के इसमें 5 साल में क्या क्या इवोल्यूट हुआ है, क्या क्या चेंजेस आ गए इसके अंदर, आप उसके बारे में कुछ थोड़ा सा डिटेल बता पाएंगे कि 5 साल पहले क्या सिचुएशन था, लीड्स क्या लेवल की थी, क्या क्वालिटी थी, आज की क्या सिचुएशन है, और आने वाले दिनों में किस चीज़ों पे रियल्टर को ध्यान देना चाहिए एज अ लीड जनरेशन? करेक्ट। सी बेसिकली क्या था, 5 साल नहीं, मैं 10 साल की बात करता हूँ, बिकॉज हम लोग तब से थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग में थे ही। इनफैक्ट बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग वॉज द इनकमिंग थिंग, वी एंडेड अप इन्वेस्टिंग इन अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी जो आज भी हम रन कर रहे हैं। सो एक इन डेप्थ आइडिया तो समझ में आ गया है कि कैसे ट्रांजिशन हो रहा है। सो पहले क्या था, एक 8-9-10 साल पहले बहुत कम लोग थे जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे थे, राइट। तो जब कम लोग डिजिटल मार्केटिंग करेंगे तो जो भी लीड जनरेट होनी है वो लीड्स उन कम लोगों के पास ही आएंगी, राइट। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा और सबको लगने लगा कि डिजिटल मार्केटिंग से हमें रिजल्ट आएगा या लीड वहाँ से जनरेट होगी, मे बी चीपर लीड जनरेट होगी, तो लिटरली बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग करने लग गए। सब डेवलपर्स भी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, सब रियलिटर्स भी कोशिश कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग करने की। सो इतनी जब डिजिटल मार्केटिंग होगी और उससे बायर तो उतना ही है। सी लीविंग असाइड द लास्ट ईयर दैट इज़ 2023 जहाँ पुणे वाज नंबर 1 इन द कंट्री, लीविंग असाइड दैट अगर आप उसके पिछले वाले 3 या कोविड के पहले वाले भी कुछ साल देखोगे तो पुणे में न्यू प्रॉपर्टी सेल जो है वो कुछ 47-48,000 एवरेज यूनिट्स की ही है। एवरेज वहीं चलता रहता है 1-2 हज़ार ऊपर नीचे, which very clearly means there are only those many people who are going to buy a property. सही बात है। So अगर 47,000 लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदनी है तो हो सकता है 1.5 लाख लोग, 2 लाख लोग ढूंढ रहे होंगे प्रॉपर्टी, उससे ज़्यादा तो नहीं ढूंढ रहे होंगे। पहले वो 2 लाख लोगों की लीड जो थी वो आ जाती थी X नंबर ऑफ लोगों को, राइट। अब वही 2,000 लोगों की लीड आएगी 20X लोगों को। 20X। तो हो क्या रहा है, लीड जो है वो बहुत सारे लोगों के पास जाएगी, बिकॉज सब मार्केटिंग कर रहे हैं, सबको वही क्लाइंट टच बेस कर रहा है, नया क्लाइंट तो आ नहीं रहा, इंटरेस्ट दिखाएगा, राइट। यस। और अब फ़र्क कहाँ आ जाता है कि जब 20 लोगों के पास वही लीड पहुंच जाती है और वो 20 लोग इन अ अनप्रोफेशनल मैनर उस क्लाइंट को हैमरिंग करते हैं कॉलिंग करके। सो क्लाइंट पहली कॉल तो उठा लेता है, दूसरी भी उठा लेता है और फिर बोलता है गलती कर दी, डिजिटल जाके मैंने गलती कर दी, मेरे को तो रात दिन यही कॉल आ रहे हैं अभी। तीसरी कॉल में वो बोल देता है नॉट इंटरेस्टेड, या बोल देता है ले लिया मैंने प्रॉपर्टी, या बोलता है मैं देख ही नहीं रहा था, राइट। दिस इज़ व्हाट हैपेंस। सो हो क्या रहा है, क्लाइंट उतने ही हैं, लीड उतने ही हैं, ज़्यादा लोगों के पास वो जा रही हैं। शायद जिसको इसमें से कुछ परफॉर्मेंस निकालनी है उनको कोई ना कोई इनोवेटिव मेथड निकालना पड़ेगा इन क्लाइंट्स को टैप करने का। अगर सिर्फ फ़ोन उठा के कॉलिंग करते रहेंगे तो लेट मी टेल यू, आपको 200 लीड आएगी, उसमें से आपको 20 काम की होगी और 20 में से 2 विजिट्स भी नहीं निकलेंगी। और 2 विजिट्स में क्योंकि टीम अगर उतनी बढ़िया नहीं है और एक ही प्रॉपर्टी को आप बेचने की कोशिश कर रहे हो और मल्टीपल प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहे हो सकता है एक भी बुकिंग नहीं निकलेगी, या एक निकल गई तो आपका कॉस्ट कवर हो जाएगा। सो डिजिटल मार्केटिंग इज़ द इन थिंग, इट इज़ द फ्यूचर ऑल्सो। आज आप, मैं, रात को सब लोग मोबाइल पे ही सब ढूंढ रहे हैं, तो फ्यूचर तो यही है, राइट। अब आपको किसी और सोर्स के थ्रू बहुत बड़ा लीड नहीं मिलने वाला है, मिलना तो डिजिटल कैंपेन से ही है, चाहे फेसबुक से मिलेगा, चाहे आपको इंस्टाग्राम से मिलेगा, चाहे आपको यूट्यूब से मिलेगा, चाहे आपको आपके पोर्टल से मिलेगा, राइट। चाहे आप गूगल एडवर्ड्स यूज़ करोगे,
यही 6 टूल्स हैं, उसके अलावा साथ लिंक्डइन भी कर सकते हो, यही 7-8 टूल्स हैं, इसके अलावा तो कुछ है नहीं, लीड तो वहीं से आनी है। बट मेरे हिसाब से एडवाइस यही होगी, जो हम भी कोशिश करते हैं, कि आपका ट्रीटमेंट ऑफ द लीड विल डिसाइड वेदर दैट लीड इज़ ऑफ वैल्यू टू यू और नॉट। सो अगर आप हर कोई जो कर रहा है ट्रीटमेंट उसके साथ कि लीड आते ही उस पर कॉल घुमा रहा है, अगर वो ट्रीटमेंट है तो सॉरी, फिर आपको लगने लगेगा कि ये लीड वैल्यूबल नहीं है। अवेलेबल नहीं है। पर अगर बहुत आपका सारे लोग की वही कंप्लेंट है कि पहले तो अच्छा चलता था, अभी डिजिटल में कुछ आ रहा नहीं है। उसके पीछे का रीजन नहीं दे, बैक ऑफ द चीज ये है कि उस वक्त 10 लोगों के पास जाती थी, अभी वो 100 100 लोग के पास जाती है, 100 लोग कॉल करने लग जाते हैं। सही बात है। आप ही बताओ ना, आप जस्ट डायल पे कोई गलती से इंक्वायरी कर देते हो तो पहला कॉल आता है उससे तो बात कर लेते हो, दूसरे से भी Just dial पे करते तो हो, regress calling तीसरे पे तो आप बोलते हो गलती हो गई कि भाई वाई उस डिड दिन आई, तो कोई फोन ही नहीं उठा उस दिन तो फोन मतलब जो अननोन नंबर आया मतलब वहीं से आ रहा है। सही है। दिस अ वेरी गुड मॉडल जस्ट डायल, नो डाउट, बट फायदे का है, लेकिन दिस इज व्हाट हैपेंस। कम लोग की जगह टू मेनी पीपल गेट दैट लीड ऑन डिजिटल मार्केटिंग नाउ। तो ऑब्वियसली पीपल शुड लर्न एंड फाइंड वेज कि कैसे अपनी लीड जो आ गई है उसको आप राइट फॉर्मेट में टैप करेंगे, राइट, सीधा ही फ़ोन नहीं लगा देंगे। कैन यू फर्स्ट सेंड हिम अ व्हाट्सएप, can you send him a profile of your company, can you ask him for a suitable time, can you showcase to him कि भाई आपके पास क्या आपकी अप्रोच है क्लाइंट के साथ। जब उसको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन की अप्रोच अलग है बाकी 100 से, तब वो बोलेगा चलो आप मुझसे मिल लो। सही बात है। राइट, इनफैक्ट मैं तो हमेशा से बहुत बड़ा प्रोपेगेटर रहा हूँ। कई बार हम भी नहीं कर पाते हैं ये चीज़, आई विल नॉट डिनाई दैट, बट आई एम इन प्रोपेगेटर दैट कभी भी क्लाइंट की लीड आई है तो आपको उसके घर जाके, ऑफिस में जाके पहले मिलना ज़रूरी है, उसकी नीड्स समझना ज़रूरी है, उसके साथ कनेक्ट बनाना ज़रूरी है। ओनली देन ही विल कम आउट विद यू टू द मार्केट ऑन अ सैटरडे और संडे एंड स्पेंड हाफ अ डे ऑफ हिज। 1-to-1 करना इंपॉर्टेंट है, बहुत सिर्फ ज़रूरी फोन है। पे ही कनेक्ट करके सर इधर आ जाओ उधर आ जाओ करके आप इसके आगे नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, आप साइड पे वेट कर रहे होगे, वो आएगा नहीं। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। क्यों नहीं, मतलब ही नॉट नेवर मेट यू ना। सही बात है सर। कुछ ना कर सको, मिल ना सको, तो एटलीस्ट एक वीडियो कॉल तो कर लो, अपने बारे में बता तो दो कि आप में कैपेबिलिटी है, आप जेन्युइनली उनको एक अच्छी प्रॉपर्टी देंगे। सो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आज हमारे रियलिटर्स भी सब नहीं कर रहे हैं। मे बी एक 5% रियलिटर्स कर रहे हैं, वही 5% सक्सेसफुल हैं, बाकी 95% नहीं कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई वी आर फेसिंग चैलेंजेस। सही है। मुझे एक्चुअली ये ना टुगेदर के बारे में और थोड़ी जानकारी चाहिए, क्योंकि क्या है कि बहुत सारी चीज़ें मैंने सुनी है, पर एक बार आपकी तरफ से वो वेरीफाई हो जाए कि अब क्या क्या नई नई चीज़ें इसमें आने वाली है, चैनल पार्टनर्स को क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे और क्यों एक्चुअली इसकी ज़रूरत है आने वाले दिनों में, क्योंकि क्या नेसेसिटी, ये क्या ऐसे सिचुएशन है कि जो सिचुएशन में टुगेदर में रहने की वजह से सच में सबका फ़ायदा होगा। या डेफिनेटली मैं आपको इसमें थोड़ा सा एक और जर्नलिस्टिक आइडिया दे देता हूँ। सो टुगेदर, सच बोलूँ तो इज़ द नीड ऑफ द आवर, बिकॉज टुगेदर जो है वो हमारे जो कम्युनिटी है, हमारी जो फ्रेटर्निटी है, उसको डेवलप डेफिनेटली करेगा, देयर इज नो डाउट टू इट, राइट। सो हमारा जो इंटेंशन है टुगेदर में वो यही है कि अपना इकोसिस्टम बहुत बढ़िया डेवलप किया जाए। अब इसमें जैसा आपने देखा होगा कि एक बहुत बढ़िया हमें अपॉर्चुनिटी मिली क्रेडाई पूना की तरफ से, वेर इन उन्होंने एक स्पेशल डे चैनल पार्टनर्स के लिए अपने एक्सपो के पहले रखा, जहां एक D2C कॉन्क्लेव हुआ, डेवलपर टू चैनल पार्टनर कॉन्क्लेव, एंड वी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बेसिकली व्हाट डू यू से फेलिसिटेट दैट, राइट, और फैसिलिटेट दैट, करेक्ट। तो इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए हमने पूना के करीबन 6,500 चैनल पार्टनर्स को कनेक्ट किया, ओवर फ़ोन कॉल, ओवर व्हाट्सएप्स, ओवर SMSs। अराउंड 1000 चैनल पार्टनर्स को हमने पर्सनली जाके हमारी टीम ने इन्विटेशंस दिए। क्या बात है। एंड दैट इज़ वाई दैट पर्टिकुलर डे इट वॉज सच अ रिसाउंडिंग सक्सेस, वेयर इतने सारे चैनल पार्टनर्स ऑन वन पर्टिकुलर डे एट दी D2C थे, और एक डेवलपर्स और चैनल पार्टनर्स के बीच में बहुत ही बढ़िया इंटरेक्शन हुआ उस दिन में। सो दैट वाज जस्ट अ कर्टन रेजर इज़ व्हाट आई कैन टेल यू। सो टुगेदर का एम ये है कि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए ताकि चैनल पार्टनर्स और डेवलपर्स के बीच में एक स्मूथ बेसिकली ब्रिज क्रिएट किया जाए, ताकि दे बोथ कैन वर्क ऑन अ वेरी कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म, राइट। अब ये कब होगा? ये तब होगा अगर पहली बात ये है कि हमारे चैनल पार्टनर्स थोड़ा सा एलिवेट हों, राइट, थोड़ा सा और प्रोफेशनल हो। अब वो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की है,
राइट. सो टुगेदर का एम ये है कि टुगेदर में हम लोग चैनल पार्टनर्स को, जितने भी चैनल पार्टनर्स पूना में रेरा रजिस्टर्ड हैं या जो आना चाहते हैं इनटू दिस फील्ड, उन सबको हम एग्रीगेट करें, उन सबको हम ओवर द ईयर ट्रेनिंग करें. राइट. बिकॉज ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो जब कोई नया आता है रियल एस्टेट में उसको नहीं मालूम है उसके बारे में. ठीक है, रेना ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बता दी जाती हैं, लेकिन सेल्स पर्सपेक्टिव से, रियलिटी में जो फील्ड में हो रहा है उसके पर्सपेक्टिव से प्रैक्टिकल नॉलेज, वो प्रैक्टिकल नॉलेज चैनल पार्टनर को प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मोर देन प्रैक्टिकल नॉलेज, व्हाट आई वुड से इज स्ट्रैटेजिकल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. चैनल पार्टनर अगर अकेला होता है तो वो एक लोकेशन में, एक जगह में ही सीमित रह जाता है. लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये समझना कि पूना में एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा लोकेशन ज़्यादा अच्छा कर रहा है, कौन सी इन्वेंट्रीज अच्छी है मूव कर रही है, राइट. कहाँ पे उसको फोकस करना चाहिए, कौन से डेवलपर हैं जो चैनल पार्टनर को एक बहुत बढ़िया बेनिफिट्स दे रहे हैं. सो दैट चैनल पार्टनर का अगर एक एक्स अमाउंट का उसने एक बजट रखा है स्पेंडिंग का, तो ऐसा ना हो कि वो एक्स अमाउंट एक गलत लोकेशन या एक गलत प्रोडक्ट या एक गलत कैटेगरी में इन्वेस्ट कर बैठे और उससे उसको रिजल्ट्स मन चाहे ना आए. राइट. सो मेरे हिसाब से जो मैंने सीखा है पिछले 14 सालों में ये है कि जो आपका इंडस्ट्री का स्ट्रैटेजिकल इनपुट है वो सुपर क्रिटिकल है. राइट. आपको पता होना चाहिए कब नया प्रोजेक्ट आ रहा है, किसका आ रहा है, किस टाइम पे वो प्रोजेक्ट फास्ट बिकेगा, किस टाइम पे वो सस्टेनेंस मोड पे चले जाएगा, किस रेट पे वो फास्ट बिकेगा. आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एंटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये नॉलेज कोई भी चैनल पार्टनर को नहीं बता रहा है. सो वी वांट टू बी दैट कंपनी जो कि ये इंटेलेक्चुअल इनपुट्स चैनल पार्टनर को प्रोवाइड कर सके, ताकि वो अपना जो स्पेंड है मार्केटिंग का वो राइट जगह पे लगा सके. राइट. एंड वी वांट टू डू दिस बैक टू विद इंफॉर्मेशन, जो जनरली नहीं. आज बहुत सारी रिसर्चेज होती हैं, वो रिसर्चेज सब चैनल पार्टनर्स तक पहुंचती ही नहीं है. अगर हम वो रिसर्चेज का एक छोटा सा क्रक्स निकाल के चैनल पार्टनर्स को बता सकें, जिसमें उनको बड़ी क्लियरली समझ आ जाएगा कि भाई पूना का कौन सा मार्केट सबसे अच्छा कर रहा है, तो पैसा तो सेम डालना है, सही बात है, रिजल्ट अलग आना है. अगर आप अच्छे मार्केट में नहीं हो, ओशन स्ट्रेटजी बन जाएगी कि यहाँ पे रेड ओशन में जहाँ पे वो सब एक साथ में मार काट कर रहे हो, वहाँ पे जाके आप इजीली पैसा कमा सकते हैं. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. सो वो जो नॉलेज है, वो जो आपका इंटेलेक्चुअल इनपुट है, वो चैनल पार्टनर तक बिफोर टाइम पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वरना क्या, रेस शुरू हो जाती है, बाद में रियलाइज होता है अरे वो प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा बिक रहा है, चलो वहाँ पे लग जाए, तब तक मिस आउट हो जाता है. तब तक मिस आउट हो जाता है. या पता लग जाता है कि ये 10 प्रोजेक्ट इस मार्केट के बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे हमें अपना टाइम देना चाहिए. तो व्हाट वी इंटेंड टू डू इज़ दैट हमने अपना एक कैलेंडर फॉर्म कर लिया है. उस कैलेंडर के तहत हम लोग मेक श्योर करेंगे कि हम हर महीने चैनल पार्टनर्स को कोई ना कोई ट्रेनिंग देंगे रियल एस्टेट सेल्स के पर्सपेक्टिव से. हर महीने हम उनको कोई ना कोई इनपुट देंगे अबाउट लोकेशन, टाइपोलॉजी, अबाउट अ प्रोडक्ट दैट दे शुड सेल. राइट. वी वुड ऑल्सो ट्राई टू प्रोवाइड देम, अब हमें मालूम ही है कौन से प्रोडक्ट अच्छा कर रहे हैं, तो वी डोंट माइंड इवन प्रोवाइडिंग देम विद वीडियोज एंड क्रिएटिव्स विदाउट एनीबडीज नंबर्स विच दे कैन यूज टू प्रमोट देमसेल्व्स ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड अदर डिजिटल सोर्सेज और टू देयर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो और वो राइट प्रोजेक्ट्स पे राइट टाइम पे सेल्स कर पाएँ. दैट इज़ नंबर 1. नंबर 2 इज़, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और पर्सनली दिस इज़ समथिंग जहाँ मुझे लगता है कि टुगेदर वुड रियली बेनिफिट अ लॉट. राइट. सो वुड द पीपल हु विल बी एसोसिएटेड विद टुगेदर बेनिफिट. व्हाट वी नोटिस्ड इज़ दैट पुणे मार्केट में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो लोग 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं. राइट. बट जब ये इंडिविजुअली जाते हैं किसी भी बिल्डर के पास और बोलते हैं मेरे पास 50 लाख रुपए पड़ा हुआ है, मैं इमीडिएटली देता हूँ, आई वांट टू इन्वेस्ट, फॉर अ बिल्डर इट्स नॉट एज अट्रैक्टिव. राइट. बिकॉज इसे 50 लाख ही तो आ रहा है, व्हाट इज द बिग डील, वाई शुड आई गिव यू समथिंग टू अट्रैक्टिव. राइट. इट्स जस्ट 50 लाख मेरी रिटेल डील में कल परसों नरसों कोई ना कोई आएगा, मीटिंग ही देगा नहीं, वो ले जाएगा. 50 लाख की तो मीटिंग भी नहीं मिलेगी. सच्ची बात तो ये है, मीटिंग भी नहीं मिलेगी कि भाई आप 50 लाख डाल रहे हो, 1 करोड़ डाल रहे हो. तो व्हाट आई फील इज़, बिकॉज हम सब भी कहीं ना कहीं उसी इन्वेस्टर बेस में फॉल करते हैं कि हम उतना भी नहीं डाल सकते कि हम जाके बोलें हमारे को कोई ग्रेट डील मिल जाए. सो इंटेंशन ये है कि हम टुगेदर में
एक तरफ चैनल पार्टनर्स को एग्रीगेट करें, दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स, इस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को एग्रीगेट करें जो 50 लाख टू 1 करोड़ रुपीस डाल सकते हैं। इसके ऊपर के इन्वेस्टर्स नहीं चाहिए, राइट। यही वाला रेंज एक बहुत क्लियर डायरेक्ट ऑडियंस है जहाँ गैप है। बड़े वालों के लिए तो डायरेक्ट एक्सेस है, बहुत सारे लोग एक्सेस है, राइट, बहुत एक्सेस है, इनके लिए एक्सेस ही नहीं है। सो इंटेंट ये है कि जो लोग कम डाल सकते हैं उनका एग्रीगेशन किया जाए और वो सब लोग मिलके एक कॉर्पस एटलीस्ट वर्बली क्रिएट करें। आई एम नॉट सेइंग दे हैव टू पुट एनी मनी एनीवेयर, सिर्फ इंटेंट दे दें, इंटेंट। तो अगर इंटेंट भी दे देते हैं कि हम इतना डालने को तैयार हैं, तो उनके इंटेंट के बेसिस पे हम जाके डेवलपर से कुछ ऐसी क्लोज डोर डील्स कर सकते हैं, इधर एट द इनिशियल स्टेज ऑफ अ प्रोडक्ट और वेर एवर वी नो कि कुछ इन्वेंट्री है जो निकाली जा सकती है, डेवलपर वांट्स सम सॉर्ट ऑफ एन अमाउंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसी कुछ क्लोज डोर डील्स हम लोग करना चाहते हैं, हमने की भी हैं पास्ट में, जो ऑब्वियसली मार्केट में आप ओपन अप नहीं कर सकते हो, उसकी मार्केटिंग नहीं कर सकते हो, बट आप वो क्लोज डोर डील्स डेफिनेटली कर सकते हो। अब ये क्लोज विन सिचुएशन दोनों की हो, डेवलपर की भी हो और वो इन्वेस्टर की भी हो। और उससे ज़्यादा व्हाट आई रियलाइज्ड इज व्हेन वी अप्रोच डेवलपर्स, समटाइम्स द रिक्वायरमेंट वाज ऑफ अ बिगर वैल्यू, और उस वैल्यू के हमारे पास इन्वेस्टर्स उतने नहीं थे जो सब तैयार थे डालने के लिए। 5 करोड़ के मिनिमम मेरे को चाहिए, तो 50 लोग तो जा ही नहीं सकते, तो 10 लोग एक साथ मिलके जा सकते हैं, 10 जा सकते हैं, करेक्ट। लेकिन कोई बोले नहीं इससे भी ज़्यादा चाहिए, राइट, या कुछ अपॉर्चुनिटी हमारे पास ऐसी आ जाती है जहाँ इससे भी ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से हो सकता है बायर को मे बी 20% और 25% का डाउन टर्न मिल जाए इन्वेस्टमेंट में, विच इज़ ह्यूज। मतलब आपको डे 1 पे अगर 20-22-25% मिल जाए, इट्स अ बिग डाउन टर्न, राइट। बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है आपके लिए डे 1 पे, राइट। कुछ भी हो, 15% भी बहुत बड़ा है, वो भी कहाँ मिलता है, राइट। तो उस केस में हमारे जो फेलो चैनल पार्टनर्स हैं, आई पर्सनली बिलीव कि जिसको भी रियल एस्टेट में 2 साल से 10 साल हो गए हैं, उसके पास ऐसे 5 लोग ज़रूर हैं हाथ में जो 50 से 1 करोड़ रुपए उनके बोलने पे डाल सकते हैं। हर के पास 4-5 तो रहेंगे मिनिमम, करेक्ट। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है, ये अपॉर्चुनिटी वी वुड लव टू प्रोवाइड टू आर फेलो चैनल पार्टनर्स इन टुगेदर, ताकि हमारा ये जो इंटेंट का जो हमारा एक कॉर्पस है वो बढ़ जाए और हम बड़ी बड़ी डील्स क्रैक कर सकें, बड़ी बड़ी डील्स डेवलपर्स के लिए, बड़ी बड़ी डील्स इन्वेस्टर्स के लिए, बड़ी बड़ी डील्स चैनल पार्टनर्स के लिए। सो इस स्टोरी में क्या होता है कि आपको हर कोई जीत रहा है। चैनल पार्टनर को उनका ब्रोकरेज मिल रहा है, इन्वेस्टर को डे 1 पे बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट मिल रहा है जबकि वो बहुत बड़े इन्वेस्टर थे भी नहीं, एंड जो डेवलपर हैं उनको जो इनिशियल लेवल पे या एक सिचुएशनल लेवल पे जब कुछ फंड्स लगते हैं वो फंड्स मिल जाते हैं इकट्ठे। सो इट्स अ विन विन फॉर एवरीबडी एंड एवरीबडी बेसिकली ग्रोज टुगेदर, दैट इज द होल आइडिया। इसलिए इसका नाम इसका नाम टुगेदर इसलिए है कि इसमें टुगेदर आपके चैनल पार्टनर साथ आएंगे, टुगेदर आपके इन्वेस्टर्स साथ में आएंगे, एंड टुगेदर हम मिल के डेवलपर्स के पास जाएंगे उनका प्रोजेक्ट बेचने के लिए। सही बात है। बी इट ऑन मैंडेट, बी इट ऑन एक्स अमाउंट बेसिस, राइट। तो ये इंटेंट है और ये इंटेंट में वी ऑल विल बी अ पार्टी, यू विल बी अ पार्टी, एंड डेफिनेटली विजन आपका सच में बहुत क्लियर है और बेस्ट विजन है। और एक्चुअली हमने इसका एक ट्रेलर भी देखा है जो कि बहुत सक्सेसफुल ट्रेलर था। एक ट्रेलर हम कर चुके हैं, इनफैक्ट ऐसी हम इन्वेस्टमेंट्स भी ऑलरेडी कर चुके हैं जहाँ पे हमने मल्टीपल यूनिट्स एट अ वेरी गुड रेट फॉर द इन्वेस्टर्स निकाले। ऑब्वियसली आई कांट promote those because these are very what do you say, obviously you can't promote something about a product giving a lower value deal to anybody, but वो need of the hour के ऊपर based होता है, राइट। और वो नीड ऑफ द आर यही, और बिल्डर ये पहले भी करते थे। बिल्डर्स के पास पहले भी उनके रेगुलर इन्वेस्टर होते थे जो बड़ा अमाउंट डालते थे एट इनिशियल स्टेजेस या एट मिडिल स्टेजेस या एट अदर स्टेजेस एट अ वैल्यू जो इन्वेस्टर को चाहिए। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये अपने चैनल पार्टनर्स के थ्रू ला रहे हैं, उनको ओपन कर रहे हैं। आज तक उनके लिए ओपन नहीं था, ये उनके कुछ स्पेशली कम्युनिटी बेस्ड चलता था या फिर ऐसा कुछ चलता था, उनके उनमें ही चलता था, और ये अपॉर्चुनिटी मिस होती थी छोटे इन्वेस्टर्स को और चैनल पार्टनर्स को। तो उनके लिए अभी ये ओपन हो रहा है। तो अभी इसमें फ्यूचर में अगर किसी चैनल पार्टनर को टुगेदर के साथ कनेक्ट करना है, टुगेदर के साथ में जुड़ के काम करना है, तो उसके लिए आपको अप्रोच करने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स या फिर आप सोच रहे करने के लिए क्रिएट दी ऑलरेडी हमने सेट किया है। हमारी एक बहुत बड़ी सोर्सिंग टीम है। ऑलरेडी हमारे पास करीबन एक 16 लोग हैं जो कि सोर्सिंग ही करते हैं। यही लोगों ने जाके
टीम ने सबको इनविटेशन कार्ड भी दिए थे क्रेडाई के लिए. एंड नॉट ओनली दिस, पास्ट में हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं मैंडेट के, हम वहाँ पे भी CP मीट्स बहुत रेगुलरली करते हैं, CP इंगेजमेंट प्रोग्राम्स करते हैं, प्लस हम डेवलपर्स के लिए स्पेसिफिकली CP मीट्स भी करते हैं ऑर्गेनाइज. तो हमारा एक बेस ऑलरेडी रेडी है. फॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इतने लोगों को तो मैं इंटरेक्ट कर चुका हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि एग्जिस्टिंग CP कम्युनिटी में मे बी नॉट टू हाई बट 30% लोगों के साथ तो हमारा रिलेशन है ऑलरेडी, राइट. मे बी अनदर 70 हैं जिनके साथ मे बी कुछ के साथ हम नोन होंगे बट रिलेशन नहीं होगा, उनके साथ हमें डेवलप करना है. तो हम एक्चुअली क्या करने वाले हैं, हम लोगों को मिलने वाले हैं और मिल के बताने वाले हैं अबाउट टुगेदर. उनको हमारे यूट्यूब चैनल पे रजिस्टर कराएंगे, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे रजिस्टर कराएंगे, एंड रेगुलरली मंथली बेसिस पे ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करेंगे जिसका उनको लिंक व्हाट्सएप पे जाएगा. और ये ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज होंगी. नॉन ऑनलाइन मोड पे भी हम ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करने वाले हैं एट वेरियस वेन्यूज़. और वो ट्रेनिंग्स ऑब्वियसली विल बी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो लोगों को रजिस्टर करना पड़ेगा और वो उस ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं. एंड वी विल ऑल्सो बी कंडक्टिंग सम क्लोज डोर अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स, जिसमें ऑब्वियसली डिस्क्लेमर रहेगा, and anybody who's joining in that will have to give or sign a MOU with us that whatever is being offered to them does not go out of that closed door meeting. And वैसे हम मीटिंग्स करेंगे और कुछ बड़ी डील्स क्रैक करेंगे मिलके. सो एम यही है कि मिलके we should grow together. That's the whole idea. And create a win-win situation for everybody. Great. Because over the years, मैं बता रहा हूँ ना, over the years मैं चैनल पार्टनर्स के साथ बहुत, अब फ्रेंड्स तो हम सब चैनल पार्टनर्स ही है ना. सो जब भी हम पार्टी में मिलते हैं, कहीं भी मिलते हैं, तो हम अपने वेरियस चीज़ें ही डिस्कस करते हैं ना. एंड ऑब्वियसली हमने एक एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल भी क्रिएट किया आर कॉन्स्टलेशन में. एंड डेवलपर्स के साथ मेरा डे इन डे आउट बैठना है ही, तो उनके पेन्स भी मुझे मालूम ही है, राइट. और चैनल पार्टनर्स के पेन्स भी मालूम ही है, राइट. तो इन सब के जो ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ अभी डेवलप हम कुछ कर सकें जिससे ये इम्प्रोवाइज हो जाए, वो सारे पॉइंट्स टुगेदर में होने वाले. तो वो सारे पॉइंट्स टुगेदर में डालेंगे. और ट्रस्ट मी, दिस विल बी अ रियली गुड प्लेटफॉर्म एंड बिग सक्सेस फॉर एवरीवन. I'm not looking at this from together ही है ना, तो सभी साथ में जाएंगे. टुगेदर का मीनिंग ये साथ में आएंगे. और ये बिजनेस एम नहीं, जैसे आपका ये पॉडकास्ट, आपसे आके मैंने पूछा था ना कि आप कैसे कर लेते हो ये हर हफ्ते. आई नो कि ये पॉडकास्ट इज नॉट योर लिविंग, राइट. आई मीन यू आर डूइंग सो वेल इन लाइफ. आई नो, मुझे मालूम है आप क्या क्या कर रहे हो. तो दिस इज समथिंग विच यू आर डूइंग आउट ऑफ पैशन. एंड क्योंकि पैशन से कर रहे हो इसीलिए आप इसको हर हफ्ते कर पा रहे हो. सो आई कैन अंडरस्टैंड. और कहीं ना कहीं ये पैशन मेरे अंदर भी था बहुत टाइम से. टाइम नहीं मिल रहा था उसको, या एवेन्यू नहीं मिल रहा था उसको बाहर निकालने का. सो ये टुगेदर के जरिए ना वो एवेन्यू मिल गया हमें. क्या बात है. और अभी वी विल मेक श्योर दैट जो पैशन है उसके लिए भी काम करेंगे. सिर्फ जिसे कहते हैं बिजनेस के लिए नहीं, थोड़ा बहुत पैशन के लिए भी काम करेंगे. सही. और ये होना भी जरूरी है. एक्चुअली इंडस्ट्री में क्या है कि हर एक आदमी खुद के बारे में ही सोच रहा है. पर अगर सब खुद के बारे में ही सोचेंगे तो इंडस्ट्री के बारे में कौन सोचेगा. और इंडस्ट्री जब तक इंडस्ट्री को एक दर्जा नहीं मिलता, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तब तक ये सब चीजें होना मुश्किल है, नहीं हो पाएगी. और सच में ये बहुत जरूरी है. मेरे को एक फाइनली एक सक्सेस स्टोरी सुननी है, जो कि अभी टुगेदर का मॉडल तो समझ में आ गया. करेक्ट. पर कोई एक ऐसी सक्सेस स्टोरी सुननी है जो बैक ऑफ द माइंड आप पिछले 14 साल में अगर आप आंख बंद करके भी पीछे देखते हैं तो वो एक विन विन सिचुएशन दिखती है आपके पूरे इसमें, कि आपने एक कुछ ऐसा क्रिएट किया है कि जो लोगों को भी बेनिफिशियल हुआ और एक आपको भी एक थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है. नहीं यार, ये ऐसा कोई एक सक्सेस स्टोरी. यहाँ आई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं बोलना चाहूँगा कि बिजनेस तो सबने किया है, बहुत किया है, और वो हर महीने सक्सेस मिलता है, कई बार सक्सेस मिला है. मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा. जो चीज़ आपके हार्ट को टच कर जाती है, जिससे आपको फील होता है कि कुछ तो क्रिएट किया आपने लाइफ में, वो चीज़ बेसिकली आई पर्सनली फील इज़ पीपल. ओके, राइट. तो इनिशियल डेज़ का मैं किस्सा सुना देता हूँ. जब हमने नया शुरू किया था तो मैंने बताया था ना, साथ ही हम सब लोग ज्वाइन हुए थे. 10 लोग ही हो गए थे, 8 लोग आए थे, मैं और राजेश जी थे. और हमने स्टार्ट किया जोश में बिल्कुल, और ज़ीरो से स्टार्ट किया. एंड हमें सक्सेस मिलने लग गई, राइट. सो हमें सक्सेस मिलने लगी. हमें नहीं मालूम था कि वो सक्सेस जितनी सबको मिलती है उतनी है, कम है या ज़्यादा है, वो हमें नहीं मालूम, आज भी नहीं मालूम, राइट. तो बट सक्सेस मिल रही थी, सबका ग्रोथ हो रहा था. सो व्हाट सक्सेस स्टोरी ये है कि जो हमारे पहले 8-10 लोग थे,
विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, जब वो मेरे साथ इंश्योरेंस सेक्टर में थे तो किसी का पैकेज 2.5 लाख का था, किसी का पैकेज 4 लाख था, किसी का 5 लाख रहा होगा उस टाइम पे 2011 और टाइम पे। तो सक्सेस स्टोरी ये हुई कि विद इन अ स्पैन ऑफ आई थिंक 1.5 ईयर ही हुआ होगा, 1.5 साल हुआ होगा हमें, या 2 साल मैक्सिमम हुआ होगा, कि लगभग 60 to 70% ऑफ द टीम ने कार खरीद ली। क्या बात है। सबने कार खरीद ली, सिर्फ खरीदी ही नहीं, कार खरीद के उन्होंने उसमें सीएनजी भी फिट की। उस टाइम पे हाँ, सीएनजी चलती थी ना, तो हमारे ऑफिस के पास एक सीएनजी वाला था, सब जाके वहाँ सीएनजी लगा लेते थे, राइट, क्योंकि भाई कार तो खरीद ली लेकिन अब इतनी विजिट्स भी कर रहे हैं, घूमना है, तो सब जाके सीएनजी लगा ली। तो विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वी सॉ दैट 60-70% people had bought cars and they had CNG fitted in it, and they were now from a two-wheeler migrated to doing site visits in a car. Number 2, उनकी जो इनकम थी, see now this is exponential growth. People who are getting 2.5 to 3 lakh rupees as an annual income in a corporate sector catapulted to about 20-22 lakhs in a year. क्या बात है। सो 2-3 साल में मतलब 22 लाख कमा रहे थे। पूरा जिसे कहते हैं ना, आपका स्टेटस ही चेंज हो गया, राइट। एंड आई रिमेंबर कि उस वजह से अब व्हेन यू गेट मोर मनी यू विल स्पेंड मोर, उस वजह से हमारी पार्टियां इतनी होती थी, हर हफ्ते हर महीने पार्टी। मतलब एक टाइम पे तो ऐसा हाल हो गया था कि टीम बोलती थी, सुबह आते थे ऑफिस और बोलते थे सर अभी वीकडे है, गोवा जा रहे हैं। अच्छा। और हम बोलते गोवा जा रहे हो, तो बोलते थे हाँ गोवा जा रहे हैं, आ जाएंगे वापस। तो बोला कितने दिनों में आओगे? बोलते आ जाएंगे, बता देंगे। और वो सब गोवा चले जाते थे कार से, और हम दोनों यहाँ बैठे हुए ऑफिस में और वेट कर रहे हैं कब आने वाले, सबके सब गोवा से। लिटरली ऐसा होता था। सो दे बॉट कार्स, दे ग्रू मॉनिटरीली वेरी वेल। आई एम हैप्पी दैट रियल एस्टेट आने के बाद देर आर सम हु मेड मल्टीपल प्रॉपर्टीज। क्या बात है। मल्टीपल प्रॉपर्टीज। एक सक्सेस स्टोरी तो मैं बताऊंगा कि वन ऑफ दी जो हमारे साथ आरपीएम में ज्वाइन हुए, दे कंसेक्यूटिवली मेड अबाउट 50 lakhs a year for about 6 years. सही, राइट। एंड दे वर नॉट फ्रॉम रियल एस्टेट, उनका बैकग्राउंड रियल एस्टेट का नहीं, जीरो था। इनफैक्ट हमारी जो पूरी टीम थी, और हमारी टीम आज भी जो पूरी है, एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 people छोड़ के, सब नॉन रियल एस्टेट से, सब नॉन रियल एस्टेट। जो भी आए वो आर काउंसिलेशन में आने के बाद में ही उन्होंने रियल एस्टेट स्टार्ट किया, सब नॉन रियल एस्टेट से। जो भी सीखा उन्होंने यही सीखा। सो सक्सेस स्टोरी में यही बोलूँगा कि जो हमारी ग्रोथ हुई वो तो हुई, लेकिन जो हमारे साथ लोग जुड़े उनकी जो ग्रोथ हुई वो एक्चुअली एक्सपोनेंशियल थे। क्या बात। मतलब पीपल कमिंग फ्रॉम अकाउंट्स बैकग्राउंड, आई मीन देयर इज वन पर्सन जो किर्लोस्कर में अकाउंट्स बैकग्राउंड से थे, वो ज्वाइन हुए और ज्वाइन होके उन्होंने इतना अच्छा किया सेल्स में। सही है, राइट। दिस जेंटलमैन आई वाज टॉकिंग अबाउट, इन्होंने दे वर रनिंग अ शॉप से दे केम इनटू रियल एस्टेट एंड दे डिड सो वेल। तो प्लेंटी ऑफ सक्सेस स्टोरीज। इंश्योरेंस वाले तो हमारे साथ थे ही, दे ग्रू वेरी वेरी वेल। तो मुझे पर्सनली ना जो अच्छा लगा वो ये लगा कि कहीं ना कहीं हम लोग थोड़े से ही लोगों की लाइफ में लेकिन कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। मैं ये नहीं बोलूँगा हर कोई जो हमारे साथ ज्वाइन हुआ वो सक्सेस हुआ, देखो जो भी ज्वाइन होता है वो या तो 3 महीने में अनसक्सेसफुल होकर चले जाता है, जो टिक जाता है वो सक्सेसफुल यहाँ ज़रूर होता है। तो लोगों ने यहाँ मतलब जिसे कहते हैं ना, हमने एक्चुअली मैं बोलूँगा कंपनी नहीं चलाई है, हमने एक एक्चुअली आज सोचता भी हो तो देखो एक चेहरे पे स्माइल आ रही होगी, एक गुड फीलिंग होती है। इट वॉज अ जर्नी, इट वॉज अ फन जर्नी वेयर ऑल ऑफ अस enjoyed a lot, partied a lot, went on trips। हर महीने हम कोई ना कोई ट्रिप करते थे। और अच्छी बात ये है कि सब लोग का ग्रोथ हुआ, बाकी सबका भी ग्रोथ हुआ। फ्रॉम वन लेवल फाइनेंशियली दे रीच टू अनदर लेवल फाइनेंशियली। कुछ लोग हमारे साथ ही हैं आज भी, 14 साल से भी हमारे साथ हैं, राइट। एंड एग्जाम्पल जैसे मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ मैं मेरी टीम की वजह से ही आपको बता रहा हूँ। सही है। मेरे साथ एक है जो आज मुझसे 2 साल से लीड ही नहीं मांगते, मैं ज़बरदस्ती लीड देता हूँ। अच्छा। और ज़बरदस्ती देने के बाद मेरे को मैसेज एक नहीं है, ऐसे 4-5 लोग हैं, मैं ज़बरदस्ती लीड भेजता हूँ और वो थोड़े टाइम में बोलते हो बहुत हो गया प्लीज़ बंद कर दो। इकोसिस्टम उनकी क्रिएट हो गई है, बिकॉज सबके पास क्लाइंट इतने हो चुके हैं कि रेफरेंसेस पे उनके क्लोजर होते हैं। सो दे डोंट नीड लीड्स एनी मोर। वो तो मेरे पास आ रही है तो मैं उनको भेज रहा हूँ, बट दे डोंट नीड, दे लिटरली टेल अस कि मेरे पे क्यों वेस्ट कर रहे हो लीड,
डू नॉट सेंड लीड, मेरे पास है, मैं बुकिंग कर दूंगा, कितनी चाहिए साल में मैं कर दूंगा, लेकिन मेरे पास अब आ रहे हैं लोग। ये था एक्चुअली रियल इस्टेट में मिसिंग पॉइंट जो आपके यहाँ पे आज नई चीज़ें सीखने मिली कि इनिशियल 14 साल से ही प्लान था कि इकोसिस्टम क्रिएट करें। करेक्ट। वो इकोसिस्टम ऐसी हो कि जो इजीली आपका खर्चा भी कम करे, रेगुलर बिजनेस भी दे और एक हर एक को फ्रूटफुल रिजल्ट मिले। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सही चीज़, आज नई चीज़ सीखने मिली कि नया कोई आज भी रियल इस्टेट में अगर नया कोई चालू करना चाहता है तो एक बैकग्राउंड में पहले ये क्लियर करो कि भाई आपको रिलेशन क्रिएट करना है मार्केट में, खुद का, क्लाइंट का और ये सब चीज़ों का। और आज रजत जी आपसे जो भी चीज़ें सीखने मिली, नहीं मैं भी कुछ मायनों में इसके लिए आपको थैंक्स बोलता हूँ कि मैं भी कुछ चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ मेरे पास। थैंक्स फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। डेफिनेटली आपने को और एक पॉडकास्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपके बहुत सारे नए चीज़ें हैं, वेंचर्स है जिसके ऊपर आपने को और भी डिस्कशन करना है। We will surely do that, and thank you so much for inviting me over here. And you're doing a lovely thing for the fraternity. So actually, congratulations. We will work together to bring together. For sure. That's why the name is together. Yeah, thanks sir. Thanks. ठीक है, चल, thank you so much यार.